वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सविन आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता के सारथी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज डेट है 20 जुलाई और हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में किसे एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया? तो इनका नाम है अश्विनी कुमार तिवारी। इनको नॉमिनेट किया गया था एसबीआई के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। 1 अगस्त 2020 को ये अपना पद संभालेंगे और 2 वर्षों तक ये इस पद पर रहेंगे। और इन्होंने जगह ली है वर्तमान एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ, जिनका नाम है हरदयाल प्रसाद। बात की जाए एसबीआई कार्ड की, तो हाल ही में एसबीआई कार्ड्स को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किया गया है। बात की जाए एसबीआई से जुड़े हुए कुछ अन्य करंट अफेयर्स के बारे में, तो एसबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए जो भारत की जीडीपी ग्रोथ है उसको 4.6% प्रिडिक्ट किया है। और माइक्रो लोन्स के लिए एसबीआई ने अलग से एक यूनिट की स्थापना की है हाल ही में। माइक्रोसॉफ्ट ने दिव्यांगों को ट्रेन करने के लिए एसबीआई के साथ एक समझौता किया है। और बीएसएनएल ने एसबीआई के साथ साझेदारी करके एक यूपीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म भारत इंस्टा पे की शुरुआत की है। और एसबीआई ने एक फैसला लिया है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 है उसमें उसका जितना भी प्रॉफिट रहेगा उसका 0.25% वह कोरोना से लड़ने के लिए देगा। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को, हेडक्वार्टर है मुंबई में। आपको यह बताना है कमेंट में लिख के कि वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन कौन है, जल्दी से आप बताइए। अब अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी बने सूरीनाम के राष्ट्रपति। सूरीनाम एक छोटा सा देश है, यह क्वेश्चन हम कल कवर कर चुके हैं। सूरीनाम के हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं। इनको रिवाइज करने के लिए ऑप्शंस को रखा जाता है ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। अगर हम बात करें ब्रेडली की, तो जो ब्रेडली हैं ये ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन हैं। इनको स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात की जाए एन चंद्रशेखरन और जिम ताइकलेट की, तो इनको 2020 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हल्दी अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है? तो यह राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने मोदाकुरिची जिले में टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए जाने का फैसला किया है। इसको बनाए जाने का उद्देश्य यह है कि राज्य में हल्दी का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए और जो हल्दी किसान हैं उनकी इनकम को बढ़ाया जाए। इसको बनाने में जो राज्य सरकार है वह करेगी लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च। और जो बात की जाए हल्दी की, तो हल्दी का जो प्रोडक्शन है वह इरोड़, कोदीमुड़ी और मोदाकुराची और भवानी जिलों में लगभग 13,955 एकड़ जमीन में किया जाता है। बात की जाए हल्दी से जुड़े हुए कुछ जीआई टैग्स के बारे में, तो जो कंदमान हल्दी है ये उड़ीसा की हल्दी है, इसको जीआई टैग दिया गया। तमिलनाडु की जो इरोड़ हल्दी है इसको भी जीआई टैग दिया गया। अगर इरोड़ की बात करें तो यह तमिलनाडु की एक सिटी है जिसको टर्मरिक सिटी भी कहा जाता है। बात की जाए तमिलनाडु से जुड़े हुए कुछ अन्य करंट अफेयर्स के बारे में, तो जो एम नेत्रा हैं उनको यूएनएडीएपी की गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर बनाया गया। बाजार से कर्ज लेने वालों की राज्य में जो तमिलनाडु है वह रहा पहले स्थान पर। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो रिटायरमेंट की एज है उसको 58 से 59 कर दिया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। और जो तमिलनाडु के सीएम है पलनीस्वामी, इनको दिया जाएगा पॉल हैरिस फेलो सम्मान। और अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो मध्य प्रदेश है, तो पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश रहा सबसे आगे। मध्य प्रदेश ने एक योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है रोको टोको योजना। बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पर भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया था। बात की जाए हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को मिला है भारत के सर्वश्रेष्ठ थाने का दर्जा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI की स्टडी के अनुसार 2005 से 2016 के बीच किस देश की 270 मिलियन आबादी गरीबी रेखा या पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गई है? तो यह देश है भारत। इस रिपोर्ट को OPHI ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के साथ मिलकर तैयार किया है। इस स्टडी को चार्टिंग पाथवे आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अचीविंग द SDG नाम से जारी किया गया है। यह स्टडी लगभग 75 देशों में की गई और भारत के बाद आर्मेनिया, निकारागुआ और नॉर्थ मैसेडोनिया ने भी गरीब लोगों को कम किया है।
बात की जाए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तो यह है लंदन इंग्लैंड में, इसकी स्थापना हुई थी 1096 ईस्वी में। बात की जाए यूएनडीपी के बारे में तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, इसके हेड हैं असीम स्टाइनर। बात की जाए यूएस की, अगर हम बात करें देश ऑप्शंस के बारे में, हाल ही में किन दो देशों के बीच साइबर सिक्योरिटी में सहयोग के लिए समझौता हुआ है? तो यह देश हैं इजराइल और भारत। अब यह समझौता क्यों हुआ, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि वर्तमान में कोरोना वायरस के चलते जो डिजिटलाइजेशन की प्रोसेस है उसमें वृद्धि हुई है। तो जब डिजिटलाइजेशन की प्रोसेस में वृद्धि होगी तो जो साइबर हमले होते हैं उनमें भी वृद्धि होगी। उनसे सुरक्षा के लिए यह समझौता किया गया है और इस समझौते में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है CERT, वह भी इसमें शामिल होगी। अब अगर हम बात करें इजराइल की तो हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर की 159th बर्थ एनिवर्सरी पर इजराइल ने एक स्ट्रीट का नाम इनके नाम पर रख दिया है। और इजराइल का पहला फुली डिजिटल बैंक लॉन्च किया जाएगा TCS के द्वारा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा। और जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है वह इजराइल से 16,000 लाइट मशीन गन खरीदेगी। और जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं इनको फिर से इजराइल के PM के रूप में नियुक्त किया गया। अगर हम बात करें इसकी कैपिटल की तो वह है जेरूसलेम, करेंसी है इजरायली न्यू शकेल। बात की जाए भारत के राजदूत कौन है इजराइल में, तो उनका नाम है संजीव सिंगला। और जो इजराइल की जो संसद है उसको कहा जाता है नेसेट, KNESSET। बात की जाए अन्य ऑप्शंस के बारे में, बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की तो भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक दूसरे के सैन्य बेस इस्तेमाल करने के लिए समझौता हुआ है। बात की जाए डेनमार्क की तो इंडिया व डेनमार्क ने हाल ही में एनर्जी कॉरपोरेशन के लिए समझौता किया है। बात की जाए भूटान की तो इंडिया भूटान ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें में से किसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल TIFF में ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड 2020 प्रदान किया गया? तो यह किसे प्रदान किया गया? यह प्रदान किया गया केटे विंसलेट को। यह जो अवार्ड है यह किसी भी व्यक्ति को फिल्म प्रोफेशनल में उसके दिए गए योगदान के लिए दिया जाता है। जो फिल्मों में उसने योगदान दिया उसके लिए यह दिया जाता है। केटे विंसलेट 2009 में ऑस्कर पुरस्कार भी इनको प्रदान किया गया था। और विंसलेट ने कई फिल्मों में काम किया है जिनमें से इनकी सबसे फेमस फिल्म है टाइटैनिक। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की अगर बात की जाए तो इनको कनाडा में आयोजित किया जाता है। 1976 से हर साल इनका आयोजन किया जा रहा है। और हाल ही में प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होते हैं इनके जो 50 ब्रांड एम्बेसडर होते हैं उनमें इनको शामिल किया गया। बात की जाए ऑप्शंस के बारे में तो जो मानसी चिल्लर हैं यह जो हैं यह 2017 की मिस वर्ल्ड विजेता हैं भारत की। और यह एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं हाल ही में। ज्ञानेंद्रो निगोमा यह हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए। के सिवान को दिया जाएगा वॉन कर्मन अवार्ड 2020। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मृति वन का उद्घाटन किया है? तो यह राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड के CM ने हरेला पर्व के मौके पर राज्य के प्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय जीत सिंह नेगी की याद में देहरादून जिले के स्थल गांव में स्मृति वन का उद्घाटन किया है। इस मौके पर CM ने सभी से कम एक एक पेड़ लगाने की अपील की। और हरेला जो त्योहार है यह उत्तराखंड में मानसून की शुरुआत का प्रतीक होता है। हरेला का अर्थ होता है हरा भरा दिन। बात करें उत्तराखंड से जुड़े हुए कुछ अन्य करंट अफेयर्स के बारे में तो उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी पहल की शुरुआत की है। कचरे से जो है बिजली बनाने के लिए यह पहल शुरू की गई है। बात की जाए उत्तराखंड ने रोजगार प्रदान करने के लिए हेल्पिंग आउट पीपल एनीवेयर होप पोर्टल की शुरुआत की है। उत्तराखंड के जो काला पानी का क्षेत्र है उसको नेपाल ने अपने मैप पे दर्शाया है। नेपाल ने उस पर अपना दावा प्रस्तुत किया है। उत्तराखंड के जो ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट को मेजर करने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया है। और उत्तराखंड की बात की जाए कैपिटल की तो वह है देहरादून। इसकी जो समर कैपिटल है जिसको हाल ही में बनाया गया है वह है गैरसैन। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। बात की जाए ऑप्शंस के बारे में तो जो तेलंगाना है, तेलंगाना पुलिस ने साइबर अभियान की शुरुआत की है।
और बात की जाए असम की, तो असम के पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया। बात की छत्तीसगढ़ सरकार के जो सीएम दर्पण ऐप है और जो वेबसाइट है उसको एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 मिला है। इंडिया का किस देश के साथ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम में सहयोग के लिए समझौता हुआ है? तो यह देश है अमेरिका। भारत और अमेरिका ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के भंडार को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका में कच्चे तेल के भंडार के लिए दोनों देश चर्चा करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। अमेरिका द्वारा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम में सहयोग करने से भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है उसमें मजबूती आएगी। साथ ही आने वाले समय में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कार्यक्रम में अधिक मात्रा में अमेरिकी निवेश आने की संभावना बढ़ जाएगी। दोनों देशों के बीच की जो रिश्ते हैं उनमें मजबूती आएगी। एवं अगर हम बात करें अमेरिका की, तो जो अमेरिका है वह नेचर इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर रहा और यहाँ पर जो भारत की रैंकिंग थी वह थी 12th। बात की जाए हाल ही में नासा ने अपने जो हेडक्वार्टर है उसका नाम रखा गया मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर। यह नासा की पहली अश्वेत वैज्ञानिक थी। और अमेरिका की जो तैराक हैं कैथलीन डी सुलीवन, यह मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी। अमेरिका की जो कंपनी है बोइंग, उसने भारतीय वायुसेना को अपाचे व चिनूक हेलीकॉप्टरों की जो डिलीवरी है उसको पूरी कर दिया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित पैरा एथलीट का निधन हो गया है। तो इनका नाम था रमेश टीकाराम। रमेश टीकाराम का जो निधन हुआ है वह कोविड-19 संक्रमण के कारण हुआ है। यह भारतीय पैरा एथलीट और पैरा बैडमिंटन प्लेयर थे। 1995 में शॉटपुट व जेवलिन थ्रो में इन्होंने कई पदक जीते थे। 2009 में इन्हें पैरा एथलीट और बैडमिंटन के क्षेत्र में अपनी एक्सीलेंसी के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2002 में इन्होंने दिव्यांगों के लिए बैडमिंटन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की और इसके संस्थापक सचिव बने, जिसे वर्तमान में पैरा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें अर्जुन अवार्ड के बारे में, तो 2019 में यह जिन खिलाड़ियों को दिया गया था उनकी बात की जाए तो यह दिया गया था प्रमोद भगत को, जो एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, तेजेंद्र पाल सिंह को, यह एक एथलीट हैं, पूनम यादव यह महिला क्रिकेटर हैं, इनको यह अवार्ड दिया गया था, रविंद्र जडेजा को यह अवार्ड दिया गया था, अंजुम मौदगिल को यह अवार्ड दिया गया था और यह शूटिंग करती हैं, अजय ठाकुर ये कबड्डी के खिलाड़ी हैं, इनको भी यह अवार्ड दिया गया था अर्जुन अवार्ड। अगर अर्जुन अवार्ड के बारे में बात की जाए तो इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए की राशि व ब्रॉन्ज की अर्जुन की प्रतिमा दी जाती है। इसके अलावा जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है यह 2019 में दिया गया दीपा मलिक को। यह पैरा एथलीट हैं और यह अवार्ड पाने वाली पहली महिला एथलीट बनी। बजरंग पुनिया रेसलिंग करते हैं और इनको भी 2019 का खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो ज्योत्सना भट्ट हैं यह सेरेमिक आर्टिस्ट थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। नागी दास संघवी यह फेमस कार्टूनिस्ट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। अवाद बिन हसन जामी यह एक गुजराती पत्रकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो हम बात करते हैं हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक विटामिन के बारे में। तो इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, तो इसको काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा। और जो विटामिन की बात अगर हम करें तो विटामिन होते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, या इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहा जाता है। विटामिन की जो आवश्यकता होती है वह एक स्मॉल अमाउंट में होती है हमारी बॉडी को, ताकि हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग कर सके। विटामिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी में एज अ बिल्डर काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी को मसल्स व बोन्स को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। ये एज अ मेंटेन वर्कर्स भी काम करते हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी है उसमें कभी चोट लग जाती है तो उसको भरने में भी विटामिन ही मदद करते हैं। बॉडी को न्यूट्रिएंट्स का जो एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी न्यूट्रिएंट्स को, उनका यूज़ करने में भी विटामिन ही हेल्प करते हैं। और विटामिन एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं और एवं उसका यूज़ करते हैं। अगर बात की जाए इसके इतिहास के बारे में तो 1912 में फंक ने इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को विटामिन नाम दिया था। और जो बात की जाए हमारी बॉडी की, तो हमारी जो बॉडी है वो तो विटामिन को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो हमको विटामिन के लिए अदर सोर्सेज पर डिपेंड होना पड़ेगा, भोजन पर डिपेंड होना पड़ेगा, उससे हमको विटामिन मिलते हैं जिससे हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग कर पाएगी। लेकिन कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जिनको हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर पाती है, जैसे विटामिन जो डी है ना,
उसको अगर सनलाइट में हम जाते हैं तो जो हमारी स्किन है वो विटामिन डी को प्रोड्यूस करती है सनलाइट की प्रेजेंस में। अगर हम बात करें इनके टाइप्स के बारे में तो ये दो टाइप के हैं, पहला है वाटर सोल्यूबल, दूसरा है फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल जो विटामिन हैं उसमें है विटामिन बी, सी, और यह जो विटामिन होते हैं यह बॉडी में स्टोर नहीं होते और ये काफ़ी लंबे समय तक भी बॉडी में नहीं रह सकते जब स्टोर नहीं होंगे तो। अब बात की जाए फैट सोल्यूबल विटामिन की तो वह है KEDA, केड़ा, इस वर्ड से आप इसको याद रख सकते हैं, केड़ा से। और यह जो विटामिन होते हैं यह बॉडी में आसानी से स्टोर हो जाते हैं और ये कई महीनों तक बॉडी में रह सकते हैं। तो इस टेबल में हम पढ़ेंगे विटामिन के केमिकल नेम, उनकी सॉल्युबिलिटी और डिजीज़, जो उनकी कमी की वजह से जो डिजीज़ होती हैं वो भी पढ़ेंगे, और उनके मेन सोर्सेज क्या हैं जहाँ से हमको विटामिन अच्छी मात्रा में प्राप्त हो सकते हैं। तो बात की जाए विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए को रेटिनोल भी कहा जाता है और ये फैट में सॉल्युबल है, और जो बीमारी है इसकी कमी से जो बीमारी होती है वह हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर इसको ही कहा जाता है रतौंधी। अब इसके सोर्सेज के बारे में बात की जाए तो वह है मिल्क, बटर, एग, कॉड लिवर, कैरेट, टोमेटो, और जो गोल्डन राइस होते हैं वो भी इसके सोर्स होते हैं। बात की जाए विटामिन B1 की तो इसको कहा जाता है थाइमीन। यह वाटर में सॉल्युबल होता है और इसकी कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है बेरी रोग। जो बेरी है यह हृदय से संबंधित कोई डिजीज़ है। बात की जाए इसके सोर्सेज के बारे में तो वह है एग, फिश, मिल्क, ईस्ट, राइस और ग्रेन्स, ये सब इसके सोर्सेस हैं। बात की जाए विटामिन B2 के बारे में तो विटामिन B2 को कहा क्या जाता है, इसको कहा जाता है राइबोफ्लेविन। यह भी वाटर में सॉल्युबल होता है और इसकी कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है सिलियोसिस। यह जो बीमारी है, इस बीमारी में हमारा जो मुंह होता है उसके जो कोने वाला हिस्सा होता है वहाँ पे सूजन आ जाती है और वहाँ पे क्रैक्स पड़ने लगते हैं जिससे काफ़ी दिक्कत होती है। बात की जाए इसके सोर्सेस के बारे में तो वह है मिल्क, फिश, मीट, एग और चीज़। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। बात की जाए विटामिन B3 के बारे में तो इसको कहा जाता है नियासिन, और जो नियासिन है या इसको नियासिन एसिड भी कहा जाता है, इसकी कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है पेलेग्रा। जो पेलेग्रा है, यह क्वेश्चन आ चुका है कि जो पेलेग्रा बीमारी है यह किस विटामिन की कमी से होती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके सोर्सेस क्या हैं? इसके जो सोर्सेस हैं वह है सी फूड, शहद, दही, पल्सेस, इसके सोर्सेस हैं। बात की जाए विटामिन B5 के बारे में, विटामिन B5 को कहा जाता है पेंटाथेनिक एसिड। जो पेंटाथेनिक एसिड इसको कहा जाता है और इसकी कमी से बाल जो है वो सफ़ेद होते हैं और भी कई चीज़ें होती हैं। और बात की जाए इसके सोर्सेस के बारे में तो वह है ग्रीन वेजिटेबल्स, आलमंड्स और आंवला, वो सब इसके सोर्सेस हैं। बात की जाए विटामिन B6 के बारे में तो इसको कहा जाता है पायरिडॉक्सिन, और इसकी कमी से कौन सी डिजीज़ होती है? इसकी कमी से होती है एनीमिया, या फिर इसको खून की कमी भी कहा जाता है। बात की जाए इसके सोर्सेस के बारे में तो वह है मिल्क, एग, फिश और जो अंकुरित अनाज होते हैं वह इसके मुख्य सोर्सेज हैं। बात की जाए विटामिन B12 के बारे में तो जो विटामिन B12 है इसका नाम है साइनोकोबालामाइन। यह भी वाटर में सॉल्युबल है और इसकी कमी से बिना वजह का जो शरीर में दर्द जो होता है वो इसी की कमी से होता है। अगर हम बात करें विटामिन B7 की, जो हमारा छूट गया है, तो जो विटामिन B7 है इसको कहा जाता है बायोटिन, और जो हेयर फॉलिंग जो होती है उसके लिए जिम्मेदार होता है, और इसके जो सोर्सेस हैं वह हैं आंवला। अब हम बात करते हैं हमारे अन्य विटामिन के बारे में। विटामिन C इसको कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो वह होता है स्कर्वी। इसके अलावा इसके जो सोर्सेज हैं वह सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं वह इसका मुख्य सोर्स होते हैं, और जो आंवला है वह इसका मुख्य सोर्स है। बात की जाए विटामिन D के बारे में, विटामिन D को कहा जाता है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है रिकेट्स, या इसको सूखा रोग भी कहा जाता है, और यह जो रोग है यह बोन्स से रिलेटेड होता है, हड्डियों से जुड़ा हुआ जो रोग होता है। इसके जो सोर्सेज की बात की जाए तो वह सन रेज और मिल्क। बात की जाए विटामिन E के बारे में तो जो विटामिन E है इसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल, और यह जो है इसकी कमी से फर्टिलिटी या फिर बांझपन यह देखा जाता है अगर यह विटामिन कम होगा तो। और इसके सोर्सेज हैं आलमंड या अंकुरित अनाज, इसके मुख्य सोर्सेज हैं। बात की जाए विटामिन K के बारे में तो इसको कहा जाता है फाइलोक्विनोन जो है अगर इसकी कमी होगी तो जो हमारे शरीर में जो रक्त का थक्का जम जाता है वह नहीं जमेगा, रक्त बेहतर रहेगा, तो यह काफ़ी खतरनाक है, इसकी कमी नहीं होनी चाहिए। बात की जाए इसके सोर्सेज के बारे में तो वह है पपीता, कीवी, इसके मुख्य सोर्सेज हैं।
तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।